हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बाईपास राइडर्स में आपका स्वागत है। मैं अजय तिवारी। अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ निकलने के लिए अपनी राइड पे, जो कि हमारी इटावा से माना बद्रीनाथ तक की ये हमारी राइड है। तो हमारी बाइक तैयार है, हमारा सामान तैयार है और अब हम निकलते हैं। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा है और बिल्कुल हमारी राइड तैयार है। तो निकलते हैं, मिलते हैं रोड पर। अभी सुबह के 4 बजे हैं तो रोड बिल्कुल खाली है, कहीं कोई भी ट्रैफिक नहीं है। और सुबह सुबह का टाइम है तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। मैं बिल्कुल पैक हूँ और रोड पर अब चल रहा हूँ। तो अभी केवल और केवल स्ट्रीट लाइट्स ही जल रही हैं और बाद बाकी पूरा रोड खाली है। तो अभी इस समय तो दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। और वैसे भी क्योंकि ये यहाँ से जो भी है मेरठ तक और हरिद्वार तक, तो दिखाने को कुछ नहीं है, केवल रोडें ही हैं। सुबह निकलने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ट्रैफिक नहीं होता है और आप सुबह के समय जितना ज़्यादा कवर कर लेंगे उतना ही आपको आगे जाने में बेनिफिट होगा। क्योंकि जब तक दूसरे शहरों में लोग सड़कों पे आएंगे तब तक आप एक दो डिस्ट्रिक्ट को तो कवर कर ही लेंगे। राइड भी हमारी लंबी है, लगभग 650 किलोमीटर तक मुझे जाना है। मैंने जो टारगेट रखा है आज इटावा से और देवप्रयाग तक। तो इटावा से देवप्रयाग लगभग 650 किलोमीटर पड़ता है, जो कि काफ़ी लंबी राइड है। एक तो प्लेन की राइड है और इसके बाद में ऋषिकेश से ऊपर हिल्स की राइड है। हिल्स की राइड में दिक्कत नहीं आती है, लेकिन प्लेन की राइड में दिक्कत आती है। हाईवेज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उन हाईवेज पे भी स्थितियाँ ये होती हैं कि जिस शहर से निकलते हैं उस शहर में कहीं ना कहीं हाईवे पे भी जाम लगा लेते हैं और ट्रैफिक को बिल्कुल वश सा कर देते हैं। कई जगह ऐसा होता है। जैसे यहाँ से शुकाबाद है और शुकाबाद से जब मैं एटा निकलूँगा तो एटा हमें अंदर शहर से होके निकलना पड़ेगा। सर्विस रोड है तो अंदर शहर से होके निकलना पड़ेगा। और इसके बाद कई जगह रोड ख़राब है। जैसे वहाँ से जब हम निकलेंगे सिकंदरा राऊ पहुँचेंगे तो कम से कम 8 किलोमीटर का वो पेच बहुत ही ख़राब है। फिर बुलंदशहर में करीब 4 किलोमीटर का पेच हमें अंदर से निकलना पड़ेगा शहर से, वो ख़राब है। अभी ये हाईवे तो बन गया है, लेकिन कुरसेना के आगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, पूरा हाईवे खाली पड़ा हुआ है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इधर दोनों तरफ खेत ही खेत हैं, क्योंकि यहाँ कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है। ये इटावा डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। जबकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव भी थे, लेकिन उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया और ये पूरा का पूरा इलाका इंडस्ट्रीज़ विहीन हमेशा रहा। यहाँ पर आलू की खेती बहुत ज़्यादा होती है और आलू की बहुत ज़्यादा खेती होने के बावजूद भी आलू 20 से 25 रुपए किलो बिकता है। और यहाँ पर अब आगे एक हमें टोल मिलेगा, टोल प्लाज़ा है आगे। तो ये इटावा से 30 किलोमीटर दूर पर ये टोल प्लाज़ा है। आप देख रहे हैं कि ये टोल प्लाज़ा अब आ रहा है। टोल प्लाज़ा पे भी यहाँ ऐसा ही होता है, जो दबंग होते हैं वो टोल ही नहीं देते और सीधे निकल जाते हैं। अभी गनीमत ये है कि पूरे भारत में कुछ ही ऐसे हाईवेज़ हैं जिन पे टू व्हीलर पे पैसा लगता है, वरना वो फ्री हैं। तो यहाँ पर भी हम साइड से निकल गए। यहाँ पर दिखाने को अभी कुछ नहीं है, तो मैं इस राइड के बारे में आपको बताता हूँ कि ये हमारी राइड है इटावा से सीमांत गांव माणा तक की हम ये मोटो बाइक राइड कर रहे हैं। तो अभी ये शुकाबाद क्रॉस हुआ है और मैं अपने बारे में भी बताऊं कि अभी हमारे पास में वो सिस्टम्स नहीं है, फिर भी कुछ गैजेट्स हैं जिनसे हम ये वीडियो बना रहे हैं। वैसे तो लगभग 4.5 लाख प्लस किलोमीटर मैं बाइक चला चुका हूँ, पूरे भारत को मैं विजिट कर चुका हूँ। और एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 109वीं बार मैं बद्रीनाथ बाइक से जा रहा हूँ माणा गाँव तक।
मगर ये विधिवत जो मोटो ब्लॉगिंग है वो बना रहा हूँ, वो मैं आज से ही शुरू कर रहा हूँ। लगभग 6 दिन की ये राइड है। इसमें लगातार आपको मैं जानकारी देता रहूँगा और मैं ये भी चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि मुझे और क्या कंटेंट डालने चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कोई नहीं होता है, सीख कर ही सब आगे बढ़ते हैं और आपका सहयोग और प्यार भी ज़रूरी है। और दूसरी मैं ये भी कह रहा हूँ कि गाड़ी आप जो बाइक लेके जा रहे हैं वो कितने सीसी की है ये मायने नहीं रखती। मायने रखती है कि आपका उस पर कंट्रोल है कि नहीं है, क्योंकि उस पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। एक्सीलेटर आपके हाथ में होता है, आप 100, 120, 90, 80 चला तो लेते हैं, लेकिन हाईवे हो या सर्विस रोड्स हो, इनमें आपको कुछ पता नहीं चलता कि कब गाय निकल के आ जाएगी, कब डॉग निकल के आ जाएगा, कब कोई बच्चा निकल के आ जाएगा, बच्चा तो छोड़ो कब कोई आदमी निकल के आ जाएगा, कोई पता नहीं है। और ऐसे ही एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो मैं अपनी बाइक को 50 और 60 की स्पीड से कभी ज़्यादा नहीं चलाता, इतने ही एवरेज पे चलता हूँ। चाहे भले ही मैं 1 घंटे 2 घंटे लेट पहुँच जाऊँ, लेकिन सुरक्षित पहुँचूँगा। बातों ही बातों में कब अलीगढ़ आ गया पता ही नहीं चला। और अभी अलीगढ़ से हमको बुलंदशहर रोड लेके जा रही है, बीच में खुर्जा पड़ता है और खुर्जा में जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, सेरेमिक स्पॉट, तो वो काफ़ी मशहूर हैं और रोड साइड पे भी काफ़ी दुकानें हैं। लेकिन ये है कि अभी सुबह का वक्त है तो मे बी अभी तो बंद होंगी, लेकिन मैं लौट के दिखाऊंगा आपको। और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो जो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए आगे निकल गए, क्योंकि ये भी 70 और 80 की स्पीड पे चले जा रहे हैं। इन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इधर कोई नील गाय निकल के आएगी, कोई भी निकल के आएगा, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोपहर के लगभग 2 बजने वाले हैं और अब मैं मेरठ से हरिद्वार जो बाईपास जा रहा है मैं उस पे हूँ और एक ये उम्मीद है कि 6 बजे तक मैं हरिद्वार पहुँच जाऊँगा। तो अभी 2 बज रहे हैं और मैं इस पर कंटिन्यू आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें जो मुजफ्फरनगर से, मेरठ से मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर से जो हरिद्वार तक का पूरा रोड है, ये दोनों तरफ ये खुला हुआ है, खुला रोड है, क्योंकि इधर गन्ने की सबसे ज़्यादा खेती होती है, शुगर केन की। और गन्ने की खेती की वजह से दूर दूर तक नमी रहती है और नमी की वजह से सुबह और शाम के टाइम में कोहरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस पर आगे बढ़ रहे हैं। कई लोग तो अभी भी लाइट जला के चलना उन्होंने शुरू कर दिया है और धीरे धीरे हम भी हरिद्वार की तरफ, शाम के 5:25 5:30 हो गए हैं और अंधेरा चारों तरफ हो गया है और अब मैं हरिद्वार पहुंचने वाला हूं। आधे घंटे में मैं हरिद्वार पहुंच जाऊंगा। चारों तरफ अंधेरा और लाइट है, ट्रैफिक की लाइट है। ये हरिद्वार से पहले एक टोल पड़ता है, ये टोल का नज़ारा है। काफ़ी ट्रैफिक है, लेकिन धीमे धीमे ट्रैफिक चलता हुआ तो दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि अब बहुत अच्छी रोड बन गई है। पहले ये रोडें नहीं थी, पहले हाईवेज़ नहीं थे, तो अब काफ़ी अच्छी तरीके से ये रुड़की का ऊपर का हाईवे है, रुड़की का ये बाईपास जा रहा है। तो अब हम ज़्यादा समय नहीं लगेगा और हम हरिद्वार में एंटर कर जाएंगे। हमारी गाड़ी का फ्यूल भी लगभग ख़त्म होने की स्थिति में है, तो हरिद्वार में हम फ्यूल भी डलवाएंगे इसमें। और अब हरिद्वार शहर में मैंने एंट्री कर ली है, क्योंकि हमारे लेफ़्ट हैंड पे कोई पेट्रोल पंप नहीं था। तो अब मैं शहर में अंदर आ गया हूँ हरिद्वार में, पेट्रोल पंप की खोज में। तो मुझे बताया कि पेट्रोल पंप यहाँ पे आगे है। अब मैं पूछते पूछते वहाँ तक पहुँचूँगा अंदर। मैं पूछ भी लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं है किधर की तरफ पेट्रोल पंप होगा। तो अब उन्होंने बताया कि आगे जाके राइट हैंड पे आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। मार्केट सजा हुआ है। यहाँ पर पूरे भारत से लोग हमेशा बने रहते हैं और एक अनुमान के मुताबिक पूरे हरिद्वार में कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग पर डे हमेशा बने रहते हैं। कुछ
ऑक्यूपेशंस पे नहीं, बाद बाकी जो रोज के हैं वो कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पर डे बाहर के रहते ही रहते हैं। तो इसी से रौनक है हरिद्वार की। और काफ़ी अच्छा शहर, साफ सुथरा शहर है। दुकानें चारों तरफ सजी हुई, लाइट में जगमगा रही हैं ये दुकानें। और हमारा पेट्रोल पंप भी बस नज़दीक ही है, आने वाला ही है। तो हम भी वहाँ से पेट्रोल डलवाएं, क्योंकि आज हमारा टारगेट है कि हम देवप्रयाग या ब्यासी में जाकर रुकेंगे। तो अब ये हमारा पेट्रोल पंप बस आगे से लेफ्ट पे ही है, क्योंकि मैंने जो टैंक था उसमें पेट्रोल डलवाया था तो वो कुल 12 लीटर ही पेट्रोल बना था उसमें। ये यहाँ का मेन मार्केट जो कि हर की पैड़ी की तरफ जाता है, शिव चौक हर की पैड़ी की तरफ ये जाता है ये रोड। और ट्रैफिक और ये पेट्रोल पंप। अब मैं यहाँ पर फ्यूल डलवाऊँगा, टंकी फुल करवाऊँगा। देखता हूँ कितना आएगा इसमें फ्यूल। ये हमारी डिस्कवर बाइक है 125 ST। ये मैंने 2013 में ख़रीदी थी, जब इसका ऐड आता था। ये चलती नहीं, दौड़ती है। दौड़ी तो कहीं नहीं, हम ही दौड़ते रहे, ये गाड़ी नहीं दौड़ी कभी। इसमें 1200 रुपये का पेट्रोल आया पूरा। और अब हम बाहर निकल रहे हैं। ये ऋषिकेश का मार्केट चल रहा है। ऋषिकेश में फॉरेनर्स ज़्यादा रहते हैं, और जितने लोग हरिद्वार में रहते हैं उतने ही लोग ऋषिकेश में भी रहते हैं। ऋषिकेश का एक अलग नज़ारा है और हरिद्वार का एक अलग नज़ारा है। ऋषिकेश को एक सिस्टमेटिक बसाया हुआ है। यहाँ पर काफ़ी आश्रम हैं, और आश्रम भी काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। तो ऋषिकेश में एक तो शांति कुंज हरिद्वार है, जिसका कि ऑफिस हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में ही है। हरिद्वार निकलते हैं तो शुरू हो जाता है। और काफ़ी सुंदर सुंदर आश्रम बने हुए हैं। तो ये ऋषिकेश का ही मार्केट चल रहा है इस समय, पूरी रोशनी में नहाया हुआ ऋषिकेश। अब आगे हमको लक्ष्मण झूला पड़ेगा, लेकिन अब इस समय अंधेरे में थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। उन सबको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम जब वापस आएंगे तो आपको ये भी दिखाएं। अब लक्ष्मण झूला क्रॉस करके हम ऊपर पहुंच गए हैं, जहां से कि अब हमारी चढ़ाई शुरू हो गई है। रात भी काफ़ी गहरा गई है, लेकिन हाँ, ऊपर चलते में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं होता और आप सिस्टम से गाड़ी चलाते हैं। तो अब बिल्कुल अंधेरा, केवल हमारी बाइक की लाइट ही है। और अब मैं लगभग ब्यासी पहुंच रहा हूं, तो देवप्रयाग नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मैं ब्यासी में ही स्टे करूंगा, क्योंकि रात के 9 बज रहे हैं और हम करीब 600 प्लस किलोमीटर बाइक चला चुके हैं। तो अब पूरा शरीर भी थक गया है। तो अब यहाँ से हम आपको कुछ नज़ारे दिखाएंगे, लेकिन सुबह, क्योंकि अभी तो पूरी घाटी अंधेरे में डूबी हुई है। अभी तो मुझे बस होटल का ही देखना है, होटल बस मिले। और चलिए दोस्तों, अब हम सुबह मिलेंगे, क्योंकि अब मैं होटल की तलाश में निकलूँगा। तो आपसे भी विदा लेता हूँ और कल सुबह आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बद्री विशाल।